आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर 67 पॉलिटिकल पार्टी देखेंगे हम आज। दोस्तों ये पॉलिटिकल डायनेमिक शुरू हो गया है और अब सिर्फ 10 चैप्टर्स बचे हैं। हम फटाक से इसको कवर करेंगे। ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी आईडी। और लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप स्टडी ग्लोस के नाम से सर्च करिए टेलीग्राम पे। वहां पे जैसे ही लेक्चर अपलोड होता है तुरंत पीडीएफ अपलोड हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी। देखिए आपको पता ही है पॉलिटिकल पार्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर कोई चाहता है कि वो पॉलिटिक्स में जाए, बट ज्यादातर जा नहीं पाते हैं। हर कोई ये भी चाहता है, कहीं ना कहीं उसकी आस होती है जब हम ऐसी कंडीशन देखते हैं कि हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, ठीक है। बट पॉलिटिकल पार्टी बनाना इतना आसान नहीं होता है। हाँ, ये आप जरूर है कि अगर आप मेहनत करें तो बिल्कुल पॉलिटिक्स में सक्सेस होंगे। बट पॉलिटिकल पार्टी बनाना और उसको मतलब पॉलिटिकल पार्टी बनाना तो आसान है, लेकिन उसको नेशनल पॉलिटिक्स या स्टेट पॉलिटिक्स तक ले जाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है आपको पता ही है। ये एसोसिएशंस होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मींस मतलब इलेक्शंस, ठीक है। इलेक्शंस के थ्रू पावर में आती हैं, ठीक है। और हर पॉलिटिकल पार्टी, जैसे अगर स्टेट में पॉलिटिकल पार्टी आ रही है, वो जीत गई इलेक्शन लड़के, उसका चीफ मिनिस्टर होगा और कैबिनेट मिनिस्टर, ये सब आपको पता ही है। सेंटर में है तो प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे देश का लीडर जो है वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टी से चुना जाता है। अब कई बार क्या होता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुमत मिल जाती है। बहुमत मतलब क्या? 50%+1, ठीक है, जितनी भी लोकसभा सीटें हैं। और कई बार बहुमत नहीं मिलती है तो एक से ज्यादा या कितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके गठबंधन कर सकती हैं और ये गठजोड़ वाली सरकारें चलती हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा, भारत में कई बार हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो चार तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज, आपने पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम आपको पता ही होगा, ठीक है। ये पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की बात करें तो ये है हमारा सेंटर। रुकिए मैं अच्छे से आपको दिखा देता हूं, यहां पे बना देता हूं। अरे वाह, बिल्कुल सीधी लाइन बन गई। ये है हमारा सेंटर, ये लेफ्ट, ये राइट, ठीक है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में हम इनको कहां रखते हैं? चार तरीके की पॉलिटिकल पार्टी जो है डेमोक्रेटिक स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है। कौन कौन सी? एक है हमारी रिएक्शनरी पार्टीज, ठीक है। दूसरी है हमारी कंजर्वेटिव पार्टीज, ठीक है। रिएक्शनरी और कंजर्वेटिव पार्टीज की बात करें तो इनकी जो आइडियोलॉजी होती है वो थोड़ी पुरानी होती है, ठीक है। ये स्टेटस को में बिलीव करता है, मतलब जैसा पहले था वैसा ही करो। अब इन दोनों को मॉडर्न साइंटिस्ट ने, ये पहले और दूसरी जो कंडीशन है ना, जो रिएक्शनरी पार्टीज होती हैं और जो कंजर्वेटिव पार्टीज होती है, कंजर्वेटिव मतलब जो पहले के विचार चलते थे वही, नवीनता उसमें ना हो, लिबरलिज्म ना हो। रिएक्शनरी पार्टीज मतलब जो पहले की परंपराएं चलती थी। जैसे भारत की बात करें, भारत में जैसा पहला सिस्टम था आज से 500-600 साल पहले, जो ऋषि मुनियों का सिस्टम था वही चीज चले, ठीक है। हालांकि अब मॉडर्न जमाने में वो चलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो रूट्स हैं, ठीक है, वो वही वाले हो, ठीक है। तो ये जो शुरू की दो कंडीशन है, रिएक्शनरी पार्टीज और कंजर्वेटिव पार्टीज को हम राइटिस्ट पार्टी बोलते हैं। अगर भारत की बात करें तो इसमें आपकी बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी एक राइटिस्ट पार्टी है, ठीक है ना। बीजेपी को हम कंजर्वेटिव और रिएक्शनरी पार्टीज में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तीसरा है आपकी लिबरल पार्टीज। लिबरल पार्टीज आपकी सेंटर में आती हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप कांग्रेस को लिबरलिज्म में या सेंट्रिस्ट में रख सकते हैं, ठीक है। हालांकि कांग्रेस भी फार राइट है, सॉरी स्लाइट राइट है, फार राइट बोल रहा हूं, सॉरी, स्लाइट राइट है, मतलब सेंटर से हल्का सा डिविएट करती है, लेकिन हम कांग्रेस को सेंटर में रख सकते हैं, ठीक है। लिबरल पार्टीज क्या होती हैं? जो बेसिकली जिनके जो आइडियाज होते हैं वो नए होते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्मेशन की जरूरत है, अब हमको नई चीजें करने की जरूरत है, ये लिबरल पार्टीज होती हैं। और लेफ्ट में रेडिकल पार्टीज आती है। अब लेफ्ट का तो एग्जांपल सीपीआई और सीपीएम, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इसको आप लेफ्ट में रख सकते हैं, ठीक है, जो रेडिकल पार्टीज होती हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को डिफाइन करते हैं। अब अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो तीन ही तरीके की पार्टीज होती हैं, ठीक है। तीन ही तरीके के पार्टी सिस्टम है। कौन कौन से? एक है हमारा वन पार्टी सिस्टम, जैसे चाइना और सोवियत रशिया, सॉरी अब तो सोवियत रहा नहीं, चाइना और रशिया, ठीक है। चाइना और रशिया में एक ही पार्टी है, ठीक है ना। चाइना की अगर बात करें तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की मतलब बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है, एक ही पार्टी है।
और रशिया में भी एक ही पार्टी है, ठीक है। तो जहां कम्युनिस्ट कंट्रीज है, जो कम्युनिस्ट कंट्रीज है, ज्यादातर में आपको एक ही पार्टी मिलेगी, ठीक है। मिडिल ईस्ट, कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज में एक ही पार्टी, वन पार्टी सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद टू पार्टी सिस्टम, ये जहां पे एक से ज्यादा पार्टी सिस्टम होगा वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। वो तो टू पार्टी सिस्टम की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल है अमेरिका। अमेरिका में वैसे बहुत सारी पार्टी है, लेकिन वहां पे जो दबदबा है, देखिए आमतौर पे किसी भी पॉलिटिक्स में, किसी भी देश की पॉलिटिक्स में मैक्सिमम जो देश है दो ही पार्टी सिस्टम ही चलता है, ठीक है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। अमेरिका में बात करें तो एक तरफ है रिपब्लिकन, दूसरी तरफ है डेमोक्रेट। कहीं ना कहीं भारत भी टू पार्टी सिस्टम में आ सकता है, हालांकि भारत में बहुत सारी पार्टीज हैं, लेकिन भारत में भी कांग्रेस और बीजेपी, यही दो पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं। हालांकि भारत में अगर स्टेट की बात करें तो वहां पे रीजनलिज्म चलता है, वहां पे रीजनल पार्टी है। मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया बेस्ट एग्जांपल, ठीक है ना। मल्टी पार्टी सिस्टम का इंडिया बेस्ट एग्जांपल है। इंडिया में पता है कितनी पार्टीज हैं? इंडिया में अगर नेशनल पार्टीज की बात करें तो 6 नेशनल पार्टीज हैं, 47 स्टेट पार्टीज है और 1593 रजिस्टर्ड पार्टीज है। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट, ये 6 नेशनल पार्टीज कौन कौन से? 2 तो मैंने आपको अभी बता दी, बीजेपी और कांग्रेस, बाकी 4 बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो इतनी सारी पार्टीज हैं। किताब के एंड में पूरा टेबल दिया है कौन कौन सी पार्टी है भारत में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम पार्टी सिस्टम ऑफ इंडिया के फीचर्स देख लेते हैं। एक तो मल्टी पार्टी सिस्टम मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम में ढेर सारी आपको पार्टीज मिलेंगी। लेफ्ट पार्टी है, सेंट्रिस्ट पार्टी है, राइट पार्टीज हैं, कम्युनल पार्टीज है, नॉन कम्युनल पार्टीज है। भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है भैया। 1593 अगर रजिस्टर्ड पार्टीज हैं तो आप खुद ही समझ सकते हैं, लगभग 1600 के करीब, अभी आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया होगा, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और पॉलिटिक्स से ही देखिए, पॉलिटिक्स भारत के कण कण में है। आपको चाय की दुकान, नुक्कड़ की दुकान पे भी आपको पॉलिटिक्स मिल जाएगी, वो भी वहां पे पॉलिटिक्स डिस्कस करेगा, भले उसको कुछ पता हो चाहे ना पता हो। तो पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको बता दूं कि देखिए वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम, ये भारत में 1967 तक था। ये भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। जब भारत में पहले इलेक्शन हुए 1951 1952 के, तो एक बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस का ही दबदबा ना हो जाए। तो ये जो बाकी के लीडर्स थे उनको ये चिंता सता रही थी, और ऐसा ही हुआ। 1967 तक दोस्तों कांग्रेस का ही दबदबा रहा। 17 साल तक हर स्टेट में और सेंटर में कांग्रेस ही जीती, ठीक है। लेकिन 1967 के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हुआ और इंदिरा गांधी का उदय हुआ, तो इंदिरा गांधी के मतभेद के चलते, पार्टी में अपने मतभेद थे, आपको पता ही है, तो इंदिरा गांधी की पार्टी अलग होगी, मतलब इंदिरा गांधी ने अपनी अलग पार्टी बना ली, ठीक है। वहां से जब इलेक्शन हुए, वहां से कांग्रेस डिक्लाइन हुई। डिक्लाइन इन द सेंस कि वहां से उसकी पकड़ जो है राज्यों पे वो छूटती गई। 1967 में जब इलेक्शन हुए, 10 से ज्यादा राज्यों में कांग्रेस सरकार हार गई, ठीक है ना। और ये पहली बार था जब इतना बड़ा झटका मिला था। और फिर 1975 में इमरजेंसी लगाई, 1977 में फिर हारी। 1977 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्योंकि तब बहुत सारी रीजनल पार्टीज आई थी, ठीक है। रीजनल और नेशनल पार्टीज का उदय हुआ था। इसमें जनता पार्टी और बीजेपी जो है वो जनसंघ से आई है। देखिए, जब जवाहरलाल नेहरू की जो कैबिनेट थी, तो जवाहरलाल नेहरू चाहते थे उसमें हम सबको सेक्युलर नेचर दिखाने के लिए हम सारे लीडर्स को, जहां जहां से वो आते हैं, जो राइटिस्ट हैं, जो लेफ्टिस्ट हैं, उन सबको अपनी कैबिनेट में इंक्लूड किया जाए। उनमें से एक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जनसंघ बनाया था 1951 में। यही जनसंघ 1980 में बीजेपी हो गई, ठीक है। 1980 में यही जनसंघ बीजेपी हो गई, और बीजेपी आज आप जानते ही हैं, समझ रहे हैं। जनता दल हो गया, ठीक है, फिर बीजेपी। तो ये वन डोमिनेंट पार्टी सिस्टम भारत का 1967 तक तो रहा, लेकिन उसके बाद अब तो बहुत सारी पार्टीज है। हालांकि अभी भी नेशनल पार्टी में अगर आप देखें तो बीजेपी एंड कांग्रेस, बस इन्हीं दोनों में ही कंपटीशन रहता है। उसके बाद देखिए, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ज्यादातर में उनकी क्लियर आइडियोलॉजी नहीं है, ठीक है। हालांकि एक चीज आप सब में पाएंगे, कोई कितना भी भर भर को गांधी जी को गाली दे, ठीक है, कोई भी पार्टी, कोई भी लीडर, लेकिन जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो बिना गांधी जी के चल ही नहीं सकती, ठीक है। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो गांधी जी को तो लेके आती ही आती है। हर पॉलिटिकल पार्टी को आप देखेंगे वो गांधी जी के बारे में, भले ही गांधी जी को भर भर के गाली दे उनके लीडर्स पर्दे के पीछे, लेकिन पर्दे के सामने लोगों को यही बताएंगे
गांधी जी के आदर्शों पे चलना है, वरना तो लोग फिर उनको पसंद ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि भैया वॉयलेंस कोई पसंद करता नहीं है, हिंसा कोई पसंद करता नहीं है। ठीक है, आप खुद ही देख लीजिए, जो इंसान अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे हिंसक पोस्ट डालता है उससे लोग किनारा कर लेते हैं। 100 में से 90 लोग हिंसा को पसंद नहीं करते, लोगों को कॉन्फ्लिक्ट पसंद है ही नहीं, इसीलिए पॉलिटिक्स जो है वो बदल जाती है। इसीलिए आप देखते हैं कि जहां पार्टीज हिंसक हुई, जहां उनका एजेंडा बिगड़ा, उनको हटा देती है जनता। ठीक है, डेमोक्रेसी की हर पॉलिटिकल पार्टी बात करती है, सेक्युलरिज्म की हर पॉलिटिकल पार्टी बात करती है, सोशलिज्म की हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बात करती है, समझ रहे। लेकिन भारत की पॉलिटिक्स इशू बेस्ड होती है, ये इन सब की बात जरूर करेंगी, लेकिन आज तक इन सब पे इतना ज्यादा अमल नहीं किया जा सका है। सेक्युलरिज्म है लेकिन फिर भी दंगे होते हैं, सोशलिज्म है लेकिन उसके बावजूद गांव में गांव वालों को इतनी ज्यादा ताकत नहीं, स्वराज नहीं है। डेमोक्रेसी है बट फिर भी हम करप्शन बहुत ज्यादा देखते हैं। ठीक है, प्रेस सेंसरशिप देखते हैं, कई बार कानून का ऐसा इस्तेमाल देखते हैं जो हमने कभी नहीं देखा, समझ रहे हैं। तो भारत की पॉलिटिक्स जो है वो इश्यू बेस्ड है। ठीक है, कोई भी मुद्दा आया पॉलिटिकल, उसका पॉलिटिसाइजेशन आप देखते हैं ना कि इसका राजनीतिकरण मत कीजिए। इसका मतलब यही कि कोई भी इशू आया, किसी का रेप हो गया, मर्डर हो गया, ठीक है, कुछ भी, तो उसका राजनीतिकरण शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भारत की पॉलिटी जो है ना वो इशू बेस्ड हो गई है रादर देन आइडियोलॉजी बेस्ड। उसके बाद कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में टीडीपी, ठीक है, क्या कमाल, एमजी रामचंद्रन, वो गजब के एक्टर थे और उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना ली और आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स को बदल के रख दिया। उसके बाद तमिलनाडु में आपको पता ही है जयललिता की पार्टी, जयललिता की जो पार्टी है, कौन सी पार्टी है जयललिता की, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, अब तो जयललिता नहीं रही, तो जयललिता की पार्टी ने भी कमाल का काम किया है, वो तब से पावर में आ रही है। तो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज पर्सनैलिटी कल्ट होती है, जैसे बीजेपी, आप नरेंद्र मोदी को देखिए, इस समय मोदी जी के ही नाम पे बीजेपी को जबरदस्त वोट मिल रहे हैं, है ना। आप राजीव गांधी, उस समय 1980s में राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी थी, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो नाम से चलती है, नाम पे उनको वोट मिलता है, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो ट्रेडिशनल फैक्टर्स पे बेस्ड होती हैं, लेकिन रीजनल पार्टीज जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए राज्यों में आप देखते होंगे वहां पे रीजनल पार्टीज का दबदबा है, ठीक है, वहां रीजनल पॉलिटिक्स चलती है। राज्यों में अलग है ना, वहां पे हिसाब किताब अलग है। अब जैसे आप उड़ीसा में देख लीजिए, बीजू जनता दल, नवीन पटनायक उड़ीसा के 15 साल से चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, सबसे ज्यादा। सिक्किम में आप देख लीजिए, ठीक है। तमिलनाडु में, अरे यार ये तो चलिए AIADMK, अब आपको पता ही चल गया तो जयललिता की पार्टी कौन सी है। तो तमिलनाडु में आप देख सकते हैं AIADMK या फिर DMK, ये रीजनल। पंजाब में अकाली दल, आसाम में AGP, जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, JDU बिहार में, और बहुत सारी। उत्तर प्रदेश में भी आप बसपा और सपा को देखेंगे, ठीक है। तो राज्यों में रीजनल पार्टीज का दबदबा तो है, ठीक है। उसके बाद फैक्शंस एंड डिफेक्शंस, ये तो आपको पता ही है कि जब भी किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलती है तो गठबंधन करके सरकार बनाई जाती है, और कई बार नेता जो होते हैं वो अपनी पार्टी को छोड़ देते हैं, पावर की लालसा में, ताकत की लालसा में वो अपनी पार्टी को छोड़ देते हैं, तो उसको डिफेक्शन कहते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाता है। इसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ भी है, ठीक है। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया का आप देखें कैसा वो प्रकरण हुआ। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव ऑपोजिशन। अभी तक ऑपोजिशन जो है, देखिए अच्छे ऑपोजिशन, विपक्ष का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अभी तक अच्छा विपक्ष हमको मिल नहीं पाया है। विपक्ष अच्छा होगा तो समझ लीजिए जो सरकार पावर में बहुत अच्छे से काम करेगी। विपक्ष का काम है सवाल पूछना, अगर सरकार कहीं गलत जा रही है तो उसको बताना कि आप ये गलत कर रहे हो, आपकी पॉलिसी में गलत है। तो अगर विपक्ष सही नहीं होगा तो सरकार अपने हिसाब से मनमानी करेगी, आप समझ रहे हैं। तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों अगर हम और चीजों की बात करें तो देखिए हर पार्टी का एक सिंबल होता है, आपको पता ही है, ठीक है। दो तरीके की पार्टी, एक रिकॉग्नाइज्ड और एक अनरिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड में 40 स्टार कैंपेनर्स, 40 लोग स्टार कैंपेनर्स होते हैं, ये लोग उतर सकते हैं कैंपेनिंग में। और अनरिकॉग्नाइज्ड में 20 स्टार कैंपेनर्स होते हैं, 20 स्टार कैंपेनर। और आपको पता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक सिंबल होता है, उसी पे ही वोट मिलता है। अब कंडीशन क्या है नेशनल पार्टी बनाने के लिए? कंडीशन क्या है बनाने, इन द सेंस की कौन सी पार्टी को रिकॉग्निशन मिलेगा कि ये नेशनल पार्टी हो गई है? अगर उसको 6% वोट मिले, ठीक है, 4 स्टेट या 4 से ज्यादा स्टेट में जो जनरल इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, यानी कि अगर 4 से ज्यादा स्टेट में जो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, अगर
6% से ज्यादा लोग वोट मिले और ये लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, विधानसभा में भी होगा, ठीक है, तो उसको नेशनल पार्टी हम बोलेंगे, रिकॉग्नाइज हो जाता है। या फिर अगर लोकसभा में उसको 4 सीट मिल गई, ठीक है, कोई भी स्टेट से, तो भी वो नेशनल पार्टी हो जाएगी, ठीक है। अगर वो 4 राज्यों में स्टेट पार्टी के तौर पे रिकॉग्नाइज्ड हो, मतलब 4 राज्यों में स्टेट पार्टी के तौर पे रिकॉग्नाइज्ड हो, तो भी हम उसको नेशनल पार्टी बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। स्टेट पार्टी के लिए कंडीशन क्या है? अगर विधानसभा के इलेक्शन में 6% वोट वो सिक्योर कर रही है तो वो स्टेट पार्टी है, ठीक है। और अगर 2 सीट उसको असेंबली में मिल रही है तो भी वो स्टेट पार्टी है। लोकसभा में इलेक्शन हो रहे हैं, अगर वो 6% वोट जीत रही है लोकसभा के तो वो स्टेट पार्टी है। अगर 1 सीट वो जीत जाती है, एक भी सीट अगर वो लोकसभा की जीत जाती है तो वो स्टेट पार्टी है। समझ रहे हैं? अगर 3% ऑफ सीट वो विधानसभा में जीत जाती है जनरल इलेक्शन में तो भी वो स्टेट पार्टी है, ठीक है। उसके बाद अगर हर 25 सीट पे 1 सीट जीतती है तो भी वो स्टेट पार्टी है। आप समझ रहे हैं? तो एक कंडीशंस है नेशनल पार्टी के लिए और स्टेट पार्टी के लिए। ये लेक्चर था दोस्तों। अब एंड में जो नेशनल पार्टीज हैं और स्टेट पार्टीज हैं उनकी टेबल दी गई है। आप अब जो लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है वो देख ले, सवाल का जरूर जवाब दीजिए। 6 नेशनल पार्टीज कौन सी हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।